हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तुम्हारा पहला प्रश्न है या, रा, ला, वा व्यंजन को कहते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें ऊष्म व्यंजन की तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन हमारे सा और सा और हा, ये चारों हमारे क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगर अंतास व्यंजन की बात करें तो अंतास व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा को क्या कहते हैं? अंतास व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन अगर कोई पूछ ले तो किसे कहते हैं? तो आप जान लीजिए का वर्ग, का से पा वर्ग के व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गा, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन सी जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें का वर्ग, का वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो सब क्या होते हैं? कंठ ध्वनि होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए हमारा क्या है? ये का वर्ग का, यानी का, खा, गा। गा हमारा किस में आता है? का वर्ग में आता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए ला, ऑप्शन बी हा, ऑप्शन सी खा, ऑप्शन डी जा। देखिए अगर हम पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो ला को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यहाँ पे प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आंशिक शब्द में प्रत्यय है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी इक, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करते हैं प्रत्यय की, तो प्रत्यय पहले किसे कहते हैं ये जान लीजिए। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में आकर जुड़ित कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, वे शब्दांश क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो ऑप्शन दे देखिए, अगर बात करें आंशिक में देखिए इक लास्ट में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इक हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संरक्षण में उपसर्ग है। देखिए अगर आप उपसर्ग कोई पूछे तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में आकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर संरक्षण की अगर बात करें तो ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन सी सत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें संरक्षण में तो संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है? तो हमारा सम उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है? अगर प्रत्यय जानते हैं कहाँ जुड़ता है? वे शब्दांश जो लास्ट में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए कर, ऑप्शन बी ऑप्शन बी प्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो हमारा प्रत्यय अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा? कर हमारा प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अविकारी नहीं है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इधर, ऑप्शन बी उधर, ऑप्शन सी यहाँ, ऑप्शन डी हाथी। ठीक है, देखिए अविकारी नहीं है, यहाँ पर पूछा, क्या पूछा? अविकारी नहीं है। तो यानी हमें क्या था ना, जो विकारी हो। ठीक है, तो अविकारी कौन सा नहीं है? देखिए इधर, उधर और यहाँ, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों क्या है? अविकारी होते हैं। लेकिन बात करें हाथी हमारी क्या संज्ञा है? तो संज्ञा हमारा क्या हो जाता है? विकारी शब्द हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारे पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें कर्मवाच्य है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए राम पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन बी सीता गाना गाती है, ऑप्शन सी चिट्ठी भेजी गई, ऑप्शन डी लड़का पत्र लिखता है। देखिए अगर हम बात करें, आप देखिए हमसे क्या पूछा है? कोई निम्नलिखित में से किसमें कर्मवाच्य है? तो कर्मवाच्य में क्या बताया था? क्रिया का भाग किसे पढ़े? कर्म पढ़े। तो वहां पर क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, यानी क्रिया का भाग किसे पढ़ा? कर्ता पढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। इसी तरह ऑप्शन की बी के देखें तो सीता गाना गाती है, तो गाने का काम कौन कर रही है? सीता कर रही है, यानी कि क्रिया का भाग किसे पढ़ा? कर्ता पढ़ा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी कह रहा है लड़का पत्र लिखता है, तो लिखने का काम कौन कर रहा है? लड़का कर रहा है, यानी क्रिया का भाग इसमें भी क्या हो रहा है? कर्ता पे पढ़ रहा है। तो यहां पर भी कृतवाच्य होगा। हमारा ऑप्शन बच रहा है सी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहां पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी सोना। देखिए अगर हम बात करें स्त्रीलिंग शब्द की तो इसमें देखिए नीम क्या है? पेड़ का नाम है। तो जितने भी पेड़ के नाम होंगे वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पानी और सोना ये क्या है? द्रव्य पदार्थ हैं। जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं वो सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। वो सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन हिंदी क्या है? हिंदी हमारी एक भाषा है। तो भाषा जितने भी भाषा है उनके नाम क्या होते हैं? हमारे स्त्रीलिंग होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी
अपादान कारक। अगर हम बात करें कर्म कारक की, तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से होता है। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? को या फिर के लिए होता है। ठीक है, सॉरी, अपादान की बात करें तो अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है। लेकिन यहाँ पर जो सेव का प्रयोग होगा वो क्या होगा? अलगाव के अर्थ में प्रयोग होगा। देखिए बात करते हैं वाक्य की, तो राजा सेवक को कंबल देता है। जब कोई किसी चीज को हमेशा के लिए दान में देता है तो वहां पर हमेशा क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। को यहाँ पर क्या है? यहाँ पर को है आया है तो इसलिए क्या होना चाहिए था? कर्म कारक होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखिए राजा सेवक को कंबल देता है। जब किसी चीज को हमेशा के लिए दूसरे को दान दे दी जाए तो वहां पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चूहा बिल से बाहर निकला, वाक्य में कौन सा कारक है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। देखिए यहाँ पर कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? ने होता है। करण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है। कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? को होता है। अगर बात करें अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से होता है। लेकिन से क्या होगा? अलगाव के अर्थ में होगा। और यहां पर जो से का प्रयोग होगा तो वो द्वारा के अर्थ में प्रयोग होता है। चलिए बात करते हैं वाक्य की, तो चूहा बिल से बाहर निकला, यानी कि बिल से बाहर निकला, बिल से अलग हो रहा है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लंबाई में कौन सी संज्ञा है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। हमने किससे पूछा? लंबाई में। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो जब किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान की बात हो जाए तो वहां पर क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा जब संपूर्ण जाति का बोध करे तो वहां पर क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक में क्या होगा? दो चार लोगों का समूह होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन बच हमारा क्या रहा है? ऑप्शन डी बच रहा है। तो लंबाई में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी हम, ऑप्शन सी तू, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें, मैं, हम और तुम, ये तीनों हमारे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में कौन सी संधि है? अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर संविधान की बात की जाए तो संविधान का अगर कोई संधि विच्छेद करे तो क्या होगा? समधन विधान। ठीक है, समधन विधान। तो यहाँ पर देखिए, यानी व्यंजन का मेल किसी अन्य से हो रहा है, जब व्यंजन का मेल किसी अन्य से, सॉरी व्यंजन से हो, तो वहां पर कौन संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यड़ संधि का संबंध किससे है? अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें यड़ संधि की, तो यड़ संधि किससे संबंधित है? स्वर संधि से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लाभ हानि में कौन सा समास है? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें द्वंद्व समास की, देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है? योजक चिन्ह बीच में क्या दिखेगा? योजक चिन्ह। यहाँ पर क्या दिख रहा है? योजक चिन्ह, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। लेकिन कभी कभी नोट करके लिख लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि अव्ययीभाव में भी बीच में क्या दिखता है? योजक चिन्ह दिखता है। ठीक है, योजक चिन्ह कब दिखेगा? जब दोनों शब्द सेम होंगे, जब दोनों शब्द जैसे लाभ है तो दूसरा शब्द भी क्या हो? लाभ हो, और बीच में क्या हो? योजक चिन्ह लगा हो, तो वहां पर द्वंद्व समास ना होकर वहां पर क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। और अव्यय समास में अधिकतर आपको क्या दिखेगा? पहला पद हमें कैसा क्या लिखेगा? आपको उपसर्ग दिखने को मिलेगा। ठीक है, पहला पद हमारे से क्या होगा? हमेशा उपसर्ग होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास की बात करें तो इसका जब समास वगैरह करेंगे तो उसमें कोई कारक चिन्ह मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लाभ हानि की बात करें तो लाभ हानि में कोई समास है? द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन ए हमारे पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नील गाय में कौन सा समास है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। देखिए अगर बात करें अव्ययी भाव समास की, मैंने बताया पहला पद क्या होता है? उपसर्ग दिखेगा। द्वंद्व समास में क्या होता है? योजक चिन्ह दिखता है, बीच में क्या होगा? योजक चिन्ह दिखेगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है? समास वगैरह करने पर क्या दिखेगा? कोई कारक चिन्ह आपको मिलेगा। ठीक है, और बात करते हैं कर्मधारय समास की, कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेष एक शब्द दूसरे शब्द क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो नील गाय में देखिए नीली गाय, नील गाय मतलब क्या? नीली है जो गाय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गाय कैसी है? नीली है। तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, जहाँ पर विशेषता बताई जाए तो वहाँ पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन ए हमारा पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अव्यय, ऑप्शन बी विकारी, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर विकारी की बात करें, विकारी शब्द में कौन कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। अव्यय की बात करें तो क्या होता है? अविकारी शब्द होता है। क्या होता है? अविकारी शब्द होता है। तो अथवा क्या है हमारा? अविकारी शब्द, यानी कि अथवा हमारा क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। तो अथवा हमारा क्या व्याकरण दृष्टि से क्या है? अव्यय होता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सीता राधा से किताब पढ़वाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी सहायक क्रिया, ऑप्शन
डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करते हैं सीता राधा से किताब पढ़वाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राधा कर रहा है, लेकिन करवा कौन रहा है? सीता कर रही है। जब क्रिया का संबंध कर्ता से डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट हो तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए पूर्वकालिक क्रिया की अगर हम बात करें तो ऐसी क्रियाएं जो दो क्रियाएं एक साथ आएंगी, ठीक है। पूर्वकालिक में क्या होता है कि दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और पहली क्रिया के साथ हमेशा कर शब्द लगा होगा। जैसे वह पढ़कर सो गया, ठीक है। वहां पढ़कर सो गया यानी कर पढ़कर सो गया यानी कि सोना एक क्रिया है और पढ़ना भी एक क्रिया है। तो पहली क्रिया के साथ क्या लगा हुआ? कर शब्द लगा हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें इस वाले क्वेश्चन में तो सीता राधा से किताब पढ़वाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।